हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों ग्रेविटेशन का 3 पार्ट आ चुका है, आपने मेरे ख्याल से देख लिया होगा, अच्छे समझ लिया होगा। आज मैं लेके आ रहा हूँ ग्रेविटेशन का 4th पार्ट। दोस्तों आज 4th पार्ट में जो चीज़ें मैं कवर करने वाला वो है फर्स्ट मास, देन वेट एंड लास्ट हम जो कवर करने वाले हैं फ्री फॉल। दोस्तों वैसे मास और वेट ये आप अगर जो ये टर्म ये चीज़ें जो आपने सुनी होगी आपको पता होगा, पर आज साइंस के टर्म में बताने वाला हूँ तो उस तरह से सुनो दोस्तों, ओके। तो मास मतलब क्या होता है दोस्तों? मास मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मतलब मेरे अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ओके। और मास अगर मैं यहाँ अर्थ पे हूं तो मेरा मास ऐसा ही रहेगा, अगर दूसरे प्लैनेट पे लेके जाओ तो भी मेरा मास यही रहेगा, ओके। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। जैसे आप दुकान पे मुर्गा खरीदने जाते हो तो वो उसको क्या बोलते हैं? वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, इसके अंदर कितना मास है, ओके। अगर उस मुर्गे को आप प्लैनेट इस अर्थ पे रखो या मून पे लेके जाओ या किसी और मतलब अगर दूसरे प्लैनेट पे लेके जाओगे या मार्स पे लेके जाओ तो भी उसका मास चेंज होने वाला नहीं। मास हर प्लैनेट पे हर जगह पे जैसा था वैसा ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। प्लेस टू प्लेस मैटर मतलब प्लेस टू प्लेस मास की वैल्यू जो चेंज नहीं होती, क्योंकि मेरे अंदर जो मैटर प्रेजेंट है, ओके, मेरे अंदर जो मैटर प्रेजेंट है उसी से तो मैं डिफाइन करता हूँ। किसको डिफाइन करता हूँ? मास को डिफाइन करता हूँ। तो मास का डेफिनेशन यही है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। और जो इसकी वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती। जो वैल्यू मेरी यहाँ होगी वही वैल्यू मेरी दूसरी प्लैनेट पे भी होगी, वही वैल्यू दूसरे जगह भी होगी। जहाँ जाओ वहाँ मेरी वैल्यू क्या होने वाली, सेम ही होने वाली। और दोस्तों मास इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट्स एसआई यूनिट इज केजी, इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। क्या इसके अंदर हार्ड है भाई? क्या हार्ड है? कुछ नहीं हार्ड है, एक सिंपल सा डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और मास की वैल्यू प्लेस टू प्लेस इवन प्लैनेट को भी चेंज कर दे तो भी चेंज नहीं होती, ओके। क्यों चेंज नहीं होती आपको पता है? क्योंकि मास मैं इसको ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो प्रेजेंट है, मेरे अंदर जो मास प्रेजेंट है उसी से मैं डिफाइन करता हूँ। मास बोलते हैं ना, जो कोई मोटा रहता है भाई इसके अंदर बहुत मास है, मतलब उसके अंदर मैटर बहुत ज्यादा है। मैटर क्या है, बहुत ज्यादा है, और मैटर बहुत ज्यादा है इसलिए उसका मास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ओके। तो दोस्तों यही सब चीजें हैं। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ पूरा, जो मैंने बताया वही तो लिखा हुआ है मास के बारे में। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। इसकी वैल्यू हर जगह क्या होती है, सेम होती है। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन वी गो टू द अनदर प्लैनेट। अगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, अगर मैं दूसरे प्लैनेट पे जाऊं तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मैंने पहले ही बता दिया। हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया, ओके। अगर मुझे हाथी रेस्ट में है, हाथी अगर रेस्ट में है, ओके, और एक चींटी रेस्ट में है, अगर मुझे हाथी को मोशन में लाना है तो मुझे ज़्यादा दम लगेगा कि चींटी को मोशन में लाने के लिए ज़्यादा दम? दोनों रेस्ट में है, हाथी भी रेस्ट में है एंड चींटी भी रेस्ट में है। अगर मुझे दोनों को मोशन में लाना है तो मुझे किसके लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, किसके लिए ज़्यादा लगेगा, हाथी के लिए कि चींटी के लिए? हाथी के लिए ना, क्योंकि यही बात होता है, हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया, ओके। अगर उसके पास मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि उसको रेस्ट में रखने के लिए इनर्शिया ज्यादा लगेगा। इनर्शिया पता आपको, इनर्शिया के बारे में बता चुका, ओके। अगर उसका मास ज्यादा है, उसका मास क्या है, ज्यादा है, तो उसको बॉडी को खुद को रेस्ट में रखने के लिए क्या लगेगा, ज्यादा इनर्शिया लगेगा। अगर मुझे उसको मोशन में लेके जाना पड़ेगा तो मुझे क्या लगेगा, मुझे फोर्स ज्यादा लगेगा। इसलिए कोई भी वैल्यू का मास अगर ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होता है, ज्यादा, एज कम्पेयर टू चींटी। चींटी को तो ऐसे उड़ा देंगे हम लोग, क्योंकि उसका मास क्या होता है, कम होता है, और मास कम होता है तो उसके अंदर इनर्शिया भी उसको रेस्ट में रखने के लिए क्या होता है, कम होता है। इसीलिए तो दोस्तों ये लिखा हुआ है, हाइयर द मास एंड हाइयर द इनर्शिया, ओके। और वेट मतलब क्या होता है दोस्तों? वेट मतलब देखो, अब यहां से ना चीजें चेंज होगी। मास को हमने, अब दुकान पे आप लेते थे, आप सामान लेने जाते थे तो आप वहां क्या बोलते थे भाई, 1 kg दो, 1 kg। एक्चुअल वहां जो लेते हो वेट, जैसे अभी अगर आप स्कूल में कहीं भी देखोगे तो वेट लिखा रहता है, वेट क्या 11 kg लिखा रहता है, kg। अगर फिजिक्स के टर्म में बोला जाए तो वो थोड़ी रॉन्ग है, वो गलत है, क्योंकि जो वेट होता है वो वेट एक तरह से फोर्स होता है। मतलब जितना मेरा वेट होगा उतना ही ग्रेविटी मेरे ऊपर क्या एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट करेगी। जितना मेरा वेट है उतना ही मेरे पे ग्रेविटी क्या एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट करेगी, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पे उतना ही एक्ट होने वाला है। इसीलिए
वो फोर्स हो गया। वेट मतलब क्या, वेट इक्वल टू फोर्स, जितना मेरा वेट उतना ही मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। मतलब वेट इक्वल टू क्या का फोर्स। तो वेट को किस टर्म में डिफाइन करते हैं, फोर्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना। पर आप बहुत जगह, आप हर जगह यही देखते हो कि ज़्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं वेट इक्वल टू 11 kg, जबकि उसका यूनिट kg नहीं होना चाहिए, उसका यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन। क्योंकि वेट इक्वल टू फोर्स होता है, जितना मेरा वेट उतना ही मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा, उतना ही क्या होने वाला, एक्ट होने वाला है। मास अमाउंट ऑफ मैटर, जितना मेरे पास मैटर है, जितना मेरे अंदर मैटर प्रेजेंट है, उसी से क्या डिफाइन होगा, उसी से डिफाइन होने वाला है मेरे अंदर का मास। जितना मेरे अंदर मैटर होगा उससे डिफाइन होगा इसका मास। इसके अंदर मास बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो kg है, वो kg। बट दोस्तों वेट मतलब ये होता है कि जितना मेरे ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना मेरा वेट होगा उतना मेरे ऊपर क्या एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसीलिए इसका जो यूनिट होता है, वेट का यूनिट होता है, वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या दोस्तों, न्यूटन। ये सुन के आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सही बात है दोस्तों। जितना मेरा वेट है उतना ही मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। W इक्वल टू क्या होता है, F होता है। W इक्वल टू क्या होता है, F। और अगर W इक्वल टू F है, मतलब जितना वेट उतना ही फोर्स, तो मेरा यूनिट भी, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तो ये चीजों का समझ लो आप। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्टेड द ऑब्जेक्ट। ओके, वेट, और देखो यहाँ मैंने W इक्वल टू F लिखा है। W इक्वल टू F, जितना मेरा वेट उतना ही मेरे ऊपर अर्थ क्या करेगा, उसी फोर्स से वो मुझे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। द वेट, अगर हाथी और चींटी, फिर से वही, हाथी पे चींटी कितना फोर्स थोड़ी लगेगा भाई, हाथी के लेवल के हिसाब से फोर्स लगेगा ना। ओके, और चींटी है तो चींटी पे हाथी के लेवल का फोर्स थोड़ी लगेगा। और अगर चींटी के लेवल का फोर्स हाथी पे लगना है तो हाथी तो हवा में उड़ता रहता है। ओके, क्योंकि चींटी के लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और हाथी के लेवल पे लगता है। तो जितना फोर्स लग रहा है उसके वेट के अकॉर्डिंग, तो W इक्वल टू क्या होता है, F होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। देयरफॉर W इक्वल टू क्या होता है, F। मतलब कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्टेड द ऑब्जेक्ट। जितना वेट उतना ही अर्थ क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Therefore we written as W इक्वल टू F। और F क्या होता है, मैंने बताया था उस दिन, F इक्वल टू W इक्वल टू क्या था, F। मतलब जितना वेट उतना ही फोर्स हमारे पर अर्थ अट्रैक्ट करेगा। और F की वैल्यू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट हम यहाँ दोस्तों मास इनटू एक्सेलरेशन, बट हम कौन सी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब किसके कारण ये एक्सेलरेशन हो रहा है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है अर्थ के कारण। इसलिए यहाँ ये वाला A नहीं रहेगा, ये G रहेगा। ओके दोस्तों, Fg। और ये G की वैल्यू तो आपको पता है, G की वैल्यू कैसे फाइंड कर, Gm/r² जो हमने निकाला था 9.77। ओके दोस्तों, F इक्वल टू mg, मास सेम रहेगा, चेंज क्या होता है दोस्तों, G। ओके, देखो मास मैंने ऊपर बताया कि जो मेरे अंदर का मास है, जो मैटर है, वो चेंज होने, इवन प्लैनेट भी चेंज कर दूं मैं, चेंज यहाँ हो सकता है 2 साल के बाद मैं पतला हो गया तो बात अलग है। बट अभी इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर अभी मुझे कोई दूसरे जगह लेके जाएगा तो मेरा जो मास यहाँ है वही मास वहाँ रहेगा। ओके, बस चेंज क्या होता है, प्लेस टू प्लेस, G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब देख चुके हैं। फिर अगर क्योंकि F इक्वल टू mg होता है दोस्तों, अगर m तो सेम है पर प्लेस टू प्लेस G चेंज हो रहा है। अगर प्लेस टू प्लेस G चेंज होगा तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। अगर दोनों की वैल्यू चेंज होगी तो F भी चेंज हो जाएगा, और F चेंज हो जाएगा तो उसके साथ क्या चेंज होगा, W भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए वेट यहाँ कुछ और रहता है, मैंने उस दिन बताया था। अगर मेरा वेट यहाँ करे तो कुछ और रहेगा, दूसरे जगह करे तो कहीं और रहेगा, मून पे करेंगे या दूसरे प्लेनेट पे करेंगे तो मेरा जो वैल्यू होगा वो प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, मेरे वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। क्यों, क्योंकि m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए प्लेस टू प्लेस, इवन प्लैनेट पे भी G की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। इसीलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो F की वैल्यू अलग आ जाएगी और इसकी वैल्यू अलग आएगी, मतलब वेट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अलग आ जाएगी। जितना फोर्स उतना ही मतलब क्या हो, वेट होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। क्यों प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, क्योंकि उसमें लगने वाला जो G है उस G की वैल्यू भी क्या होती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। और G की वैल्यू चेंज होगी तो G का मल्टीप्लाई होगा M के साथ। M तो सेम होता है, M तो क्या होता है, सेम होता है, मास तो सेम होता है, बट दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद W की वैल्यू क्या आ जाती है, चेंज हो जाती है दोस्तों। तो यही है, तो हमने देख लिया W इक्वल टू F और F इक्वल टू वैल्यू क्या थी, mg। और G कैसे निकालते हैं आपको बताया था, G इक्वल टू Gm/r², जो हमने उस दिन निकाल के दिखाया था। ओके, द वैल्यू ऑफ G इज नॉट सेम एवरीवेयर,
द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज एज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, आपको बोल दिया मैंने, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, और इसी नहीं सेम होने के कारण जो वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज होती है। इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि मैंने बता दिया कि जितना मेरा वेट उतना ही मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पे फोर्स को डिफाइन किया जा रहा है वेट से, तो इसीलिए मेरा यूनिट भी क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो मास में हमने क्या देखा दोस्तों, अमाउंट ऑफ मैटर जितना प्रेजेंट होगा। फिर हमने देखा उसका प्लेस टू प्लेस अगर हम चेंज करें या प्लैनेट भी चेंज कर दे, इवन प्लैनेट भी चेंज करें तो मास की वैल्यू चेंज नहीं होती। फिर उसके हमने ऐसा यूनिट, हमने उसका ऐसा यूनिट देखा, वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, केजी। क्या होगा, केजी। फिर इसके बाद हमने ये देखा हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया, कैसे मैंने चींटी और हाथी का एग्जांपल लेके बता दिया। फिर वेट देखा दोस्तों, वेट कैसे, जितना मेरे पे वेट उतना ही क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा, इसीलिए उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ओके, फिर हमने देखा कि प्लेस टू प्लेस वैल्यू ऑफ जी इज डिफर, प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, और जी की वैल्यू चेंज होगी तो जो फॉर्मूला होता है एफ का वो क्या होता है, एम जी। क्या होता है, एम जी। और प्लेस टू प्लेस अगर चेंज हो रहा है ये तो यही रहेगा, तो इसीलिए ये एफ भी चेंज होगा, और एफ चेंज होगा मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये सब मैंने बता दिया, और यही था हमारा मास और वेट में। ओके, अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, फ्री फॉल। फ्री फॉल, ये मैं पेन है गिरा दिया सर, फ्री फॉल है सर, अपने आप नीचे गिरा सर, अपने आप गिरा, फ्री फॉल है सर। मैं रास्ते पे चल रहा था ना सर, रास्ते में चल रहा था, चलते चलते अचानक में मैं गिर गया सर, फ्री फॉल है, फ्री फॉल है। फ्री फॉल रहने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, ट्रू फ्री फॉल रहने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन, चलो पहले मैं आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया पहले उसकी वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर फ्री फॉल पे आता हूँ दोस्तों। ओके, मान लो एक स्टोन है, उस स्टोन को मैंने अपने हैंड में होल्ड करके रखा है। जब मैं उसको रिलीज़ करूँगा, जब मैं क्या करूँगा, उसको छोड़ दूंगा, रिलीज़ करूँगा, जैसे ही मैंने छोड़ने के बाद उस स्टोन पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट होगा। पहली बात तो मस्कुलर फोर्स, जो मैंने उस पर अपना हाथ से लगा के रखा था। ओके, फिर इसके बाद उस पर एयर का फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट होगा, बॉइंट फोर्स भी एक्ट होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट होगा, जिसके ऊपर, स्टोन के ऊपर। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर मैं अर्थ पे एक स्टोन को मैंने पकड़ के रखा है, जब मैं उसको पकड़ के रखा रहता हूं तो बैलेंस क्यों रहता है, पहले भी पकड़ के मैंने होल्ड करके रखा है, बैलेंस क्यों रहता है, ग्रेविटी इस स्टोन को अपने तरफ खींचने का ट्राई करता है, भाई आ जा तू मेरे पास आ जा, बट उतना ही फोर्स कौन लगा के रखता है, मेरा ये हैंड, और इसके कारण ये स्टोन बैलेंस ऐसे पड़ा रहता है, रिस्ट में ऐसे पड़ा रहता है। पर जैसे ही मैंने यहाँ का फोर्स छोड़ दिया तो ग्रेविटी तो अपनी तरफ खींच ही रही है ना, तो स्टोन नीचे जाएगा। जब स्टोन धीरे धीरे, इमेजिन करना दोस्तों, दिमाग में चलना चाहिए, स्टोन धीरे धीरे जब नीचे जाएगा तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट होगा। पहली बात, ये मेरा फोर्स जो मैंने ऐसे छोड़ा है, ओके, मस्कुलर फोर्स जो एक्ट हुआ। दूसरा फोर्स होगा जो एयर लगाएगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही है। बॉइंट फोर्स आपको पता है, अपथ्रस्ट फोर्स जो फ्लूइड में लगता है। तो इतना सारा दोस्तों, इतना उस स्टोन पे इतना सारा फोर्स लगा है। तो क्वेश्चन ये है कि वो स्टोन जो नीचे गिर रहा था वो ट्रू फ्री फॉल में गिर रहा है, मतलब उसको ट्रू फ्री फॉल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। ट्रू फ्री फॉल रहने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, ट्रू फ्री फॉल होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए रहता है। पहला कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो सही बात है सर, मैंने तो इसको ऐसे पकड़ के रखा था सर, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। चलो पहला कंडीशन मैच कर रहा है फ्री फॉल के लिए। बट दोस्तों दूसरा कंडीशन ऐसा है कि इसके अंदर फ्री फॉल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं चाहिए। सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, बट सर इसके साथ ना फ्रिक्शनल फोर्स भी एयर दे रहा है। एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको अपोज करता है। जो भी ऑब्जेक्ट में छोड़ता हूं तो क्या करता है, अपोज करता है। तो दूसरा कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। फिर उस पर बॉइंट फोर्स भी लग रहा है, तो ये भी नहीं। तो बताओ, अर्थ के ऊपर हम फ्री फॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फ्री फॉल अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें वैक्यूम चाहिए, मतलब वहां ग्रेविटेशन की, वैक्यूम के अंदर भी ग्रेविटेशन होगा, तो ग्रेविटेशन को छोड़ के कोई और फोर्स नहीं रहना चाहिए, और ग्रेविटेशन को छोड़ के कोई और फोर्स नहीं रहेगा, तो हम बोल सकते हैं ये फ्री फॉलिंग है। क्या है? फ्री फॉलिंग। दोस्तों ट्रू फ्री फॉलिंग है। क्या है? ट्रू फ्री फॉलिंग है। क्या है? ये वर्ड याद रखना, ट्रू फ्री फॉलिंग है। कब? उसको कौन कौन सा चाहिए? इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? वो बस कौन सा फोर्स रहना चाहिए उसके अंदर?
ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं चाहिए। और ऐसा जहाँ जो भी ये कंडीशन को मैच करे और वो ऑब्जेक्ट जहाँ गिर रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोले कि ये फ्री फॉलिंग है, ट्रू फ्री फॉलिंग। ओके, नहीं तो आप बोलोगे सर चर्चे होता है मैं गिर गया सर, गिर गए भाई, गिर गए तो ग्रेविटी के कारण गिरे, सही बात है, बट उसके कारण फोर्स लगा था गिरना, फिर बीच में एयर पार्टिकल्स भी है हमारे बीच में रहता है ना, तो उसके कारण भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जनरेट। तो हम उसको फ्री फॉलिंग नहीं बोलेंगे। फ्री फॉलिंग के लिए मैंने कंडीशन बता दिया कि इट रिक्वायर्ड वैक्यूम, उसको क्या चाहिए? वैक्यूम चाहिए। ओके, वैक्यूम में ही वो ये हो सकता है। तो देखते हैं, whenever of an object moves under the influence of the force of gravity along, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओनली ग्रेविटी के अंदर गिरा, बस अलॉन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही चाहिए, तो ऐसे फॉल को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। ओके, whenever of an object moves under the influence of, किसके इन्फ्लुएंस में गिरना चाहिए? ओनली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरना चाहिए। किसके? ग्रेविटी। और ऐसा जो फॉल होगा वो मेरे लिए क्या होगा? फ्री फॉल। क्या होगा? फ्री फॉल। भाई समझ लो। ओके, whenever of an object move under the influence of the force of gravity along, it is said to be a free fall. Okay, whenever of an object move under the influence of gravitational force alone, बस उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट होना चाहिए। ओके, whenever an object moves under the influence of gravity along, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स alone, और तभी हम क्या बोलेंगे? आप फ्री फॉल। ओके, आप कंडीशंस देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब मैं ऐसे छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी ना, क्योंकि वो किस टुवर्ड द अर्थ जा रहा है, और टुवर्ड द अर्थ जा रहा है तो अर्थ अपनी तरफ क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। जिसके अगर मैंने पेन छोड़ा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। जैसे ही मैं पेन को छोड़ूंगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे नीचे जाएगी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पेन पे क्या हो रहा है? एक्ट हो रहा है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। ओके, पता चल गया कि उसका वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल, the frictional force due to the air and buoyant force oppose the motion of the object. Okay, जब मैंने इसको फ्री फॉल किया, मान लो ये पेन को मैंने फ्री फॉल किया, तो उस समय कौन कौन अपोज करता है? buoyant फोर्स अपोज करता है। कौन कौन अपोज करता है? buoyant फोर्स अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर, फ्रिक्शनल फोर्स जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उसके कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है, और ये उससे उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर एंड द buoyant फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, आपको पहले मैं बताइए, सब चीज़ें बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट को अपोज कौन कौन करता है। जब मैं यहाँ छोड़ता हूँ, तो इसको अपोज कौन करता है? ग्रेविटी भी है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, buoyant फोर्स हो गया, buoyant फोर्स के फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर। ओके, which is opposed the motion of object. True free fall is only possible in vacuum. ये तो पहले मैंने बता दिया। True free fall कहाँ होने वाला है? कहाँ होगा? बस वैक्यूम के अंदर ही होगा दोस्तों। ओके, अब दोस्तों for free falling object vt is मतलब velocity of the object and time is calculated by Newton's law of motion। अगर मुझे ट्रू फ्री फॉल में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम निकालना है तो मुझे फिर से न्यूटन बाबा का हेल्प लेना पड़ेगा। बस मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ। कैसे चेंज करूँगा? मैंने यहाँ इसलिए पहले नहीं लिखा कि इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लिखूँ भाई, आपको करके दिखाऊंगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, ध्यान देना दोस्तों, अब मैं इसमें क्या क्या चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, u तो इनिशियल वेलोसिटी है। चलो पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ अच्छे से। v प्लस यू, एक मिनट, v इक्वल टू यू प्लस, अब दोस्तों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो a की जगह पे क्या होगा? g आ जाएगा ना, क्योंकि देखो a है ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर स्ट्रेट मोशन के लिए ये यूज करते थे हम लॉज ऑफ मोशन, बट अब यहाँ ग्रेविटेशनल है तो यहाँ a की जगह पे क्या होगा? g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? g। ओके, अब इसको मैं चेंज करता हूँ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरफ। v u इनिशियल वेलोसिटी हमेशा फ्री फॉलिंग में क्या होता है? जीरो होता है। जब मैं होल्ड करके रखता हूँ तो जीरो होता है, ये जीरो हो गया। ओके, और ये हो गया gt। ओके, पहला ये जो हो गया v इक्वल टू क्या हो गया? gt, पहला मिल गया। हम इससे निकाल सकते हैं वेलोसिटी और टाइम निकाल सकते हैं, इस कैलकुलेटेड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैंने पहला बना के दिखा दिया, अब दूसरा और आपके सामने बना के दिखा देता हूँ।
बस इसमें एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो चीज़ पे ध्यान देना। अब दोस्तों जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का न्यूटन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब A नहीं लिखूंगा दोस्तों, AT होता है, पर क्या लिखूंगा? GT है। मैंने आपको एक बार बता दिया है। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर है। GT, ये GT तो इधर भी था, GT। ओके, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब दोस्तों इसको बना सकते हो आप खुद से। U इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? फ्री फॉलिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। तो ये 0 हो गया और हमारा क्या बचा? 1/2 GT स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया S इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। और फ्री फॉलिंग के लिए सेकेंड इक्वेशन भी मैंने बता दिया। अब थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर से इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0, तो क्या होगा? 2as, मतलब क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, थर्ड। तो दोस्तों ये यूज़ करके, ये तीनों फार्मूला यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी और टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या मतलब जो फ्री फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट है उसका कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, और मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ये वैल्यू ऑफ जी जो है, वैल्यू ऑफ जी, ये जो जी है, ये जी आपको पता है जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, किसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के। इसीलिए जब मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा, अगर कोई बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन का कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, अगर बॉल को किसके अगेंस्ट फेंक रहा हूँ? अगेंस्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर अगेंस्ट फेंक रहा हूँ तो मुझे उस जी की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। क्या लेना पड़ेगा? माइनस। ये हमेशा याद रखना, इसको क्या लेना पड़ेगा मुझे? माइनस। कब लेना पड़ेगा? जब मैं बॉल को किसके अगेंस्ट फेंक रहा हूँ, किसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ? ग्रेविटेशनल फोर्स के। ओके, इसलिए मुझे वैल्यू ऑफ जी वहाँ क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो दोस्तों ये तीन मैंने आपको बना के बता दिया, बहुत सिंपल था, कुछ ऐसा हार्ड नहीं था दोस्तों। ओके, और दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ कि अगर फिर से हम चींटी और हाथी लेते हैं। ओके, अगर मैं चींटी और हाथी को, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जाता हूँ और इसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूंगा। अगर जिसने दिया उसका नाम लूँगा, अगर जिसने नहीं दिया चलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मज़ा आएगा ऐसा छोड़ के जाऊँगा क्वेश्चन। हाथी और चींटी। ओके, हाथी और चींटी को अगर मैं अपने थर्ड फ्लोर पे से छोड़ता हूँ तो पहले अर्थ के सरफेस पे कौन आएगा? हाथी आएगा कि चींटी आएगा? पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन, दोनों को मैं लेके गया, दोनों को उठा के लेके गया। एक सर कैसे उठा के लेके जाऊंगा? लेके गया, दोनों को उठा के लेके गया वैक्यूम में, जहाँ एयर वेयर कुछ नहीं है, ना तो वहाँ एयर पार्टिकल जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, ना तो बॉइंट फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं है। और वहाँ मैंने हाथी और चींटी को छोड़ दिया, तो बताओ सरफेस पे सबसे पहले कौन आएगा? हाथी आएगा कि चींटी आएगा? पहला कंडीशन मैंने बताया मेरे बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे। दूसरा कंडीशन, दोनों को वैक्यूम पे उठा के लेके गया, दोनों का एक का पूंछ पकड़ गया और ऐसे उठा के लेके गया। तो बताओ सबसे पहले सरफेस पे कौन आएगा? ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसका आंसर अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, कमेंट्स में लिख देना। आंसर आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो अपने बच्चे होंगे उनको 9th में मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। ओके, फिर भी आप बोलना, अगर मुझे जिसका आंसर लेगा जिसका आंसर अच्छा लगा, अगर बहुत लोग का लगा तो मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, उनका सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। ओके, तो ट्राई करना कि इतने लोग आंसर देना, इतने लोग का आंसर आना चाहिए कि मैं खुद नाम ना ले पाऊँ, मैं सबका बोलूँ कि सब लोग ने आंसर दिया। ओके, तो दोस्तों, और इसका आंसर अगर आप लोग नहीं दे पाए अच्छे से तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और दे दिया तो कोई टेंशन नहीं। ओके, तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।